वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 22 जीत। शकुंतला वर्मा ये इसके लेखक हैं। आइए सीखें। इसमें हम क्या सीखेंगे? उचित हाव भाव के साथ कहानी कहना एवं संवेदनशीलता का विकास, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य व सामर्थ्य बनाए रखने हेतु प्रेरणा, निःशक्तों के प्रति आदर व सम्मान की भावना का विकास, क्रिया विशेषण की समझ। सोमा और शीला बचपन से अच्छी मित्र हैं। शीला जो रहती है बचपन में तो अच्छी रहती है, पर बीच में कुछ दुर्घटना हो जाने के कारण क्या होता है, वो अपाहिज हो जाती है, जिससे क्या होता है उसके दोनों हाथ नहीं होते हैं और वो अपने पैरों से ही सारा काम करती हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकांश समय साथ ही बीतता है। जिस दिन वे आपस में मिल नहीं पाती उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो। सोमा शीला जो रहती है बचपन से मित्र रहती है, वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और ये बात भी है कि दोनों का जो घर रहता है एक ही कॉलोनी में रहता है, जिसके कारण वो बहुत समय एक साथ ही बिताती हैं। उस दिन सोमा जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि कोलकाता से मौसी और उनकी बेटी मधु आई है। सोमा उन्हें देखते ही खिल उठी। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियाँ, माला और फ्रॉक लाई है। सोमा ने मधु का सामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियाँ अच्छी बीतेगी, ऐसा सोचकर सोमा बड़ी प्रसन्न है। उन दिनों जो था वो दशहरे की छुट्टियाँ ही गिरी ही थी, तो इतने दिन वो जो छुट्टियाँ हैं अच्छे से बीतेगी ये सोचकर वो बहुत प्रसन्न हो रही थी। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिली थी। 3-4 साल हो गए थे उनको मिले, इसलिए उन लोगों की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अगर आप वो तीनों से किसी से नहीं मिलते और अचानक अगर मिलते हो तो आपकी बहुत सारी बातें जो रहती है वो कहने को रहती है, इसी कारण वो आपस में बहुत ढेर सारी बातें कर रही थी। एक दिन शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मेरा तो घर बैठे बैठे मन उब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं गए नहीं हैं। हमारे कोलकाता में दुर्गा पूजा के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं। आपको पता ही होगा कलकत्ता में दुर्गा मंदिर बहुत ही फेमस है। वहाँ पर दुर्गा माता की पूजा बहुत अच्छे से की जाती है और दशहरे की छुट्टियाँ चल रही थी। 9 दिन तक माता जी का ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा आरती की जाती है, तो उन दिनों वहाँ पर बहुत सारी चहल पहल रहती है। मगर मधु, कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ। तो 2 दिन हो गए भी नहीं है उसके पास, मिलोगी तो मन खुश हो जाएगा। 2 दिन हो गए मैं उसके पास नहीं गई हूँ, तुम अगर मिलोगी तो उससे खुश हो जाओगी। बड़े अच्छे स्वभाव की है शीला, पेंटिंग इतना बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो ताज्जुब करोगी। और ताज्जुब की बात ही रहेगी, उसके हाथ नहीं और वो पैरों से पेंटिंग बनाती है, तो तुम अगर उसको देखोगी तो आश्चर्य में पड़ जाओगी। अच्छा तो फिर उसी के घर चलते हैं। मधु चलने को तैयार हो गई, पर मधु को पता नहीं रहता है कि उसके हाथ नहीं है। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सोमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा, चाची यह है मधु, मेरी मौसी की लड़की। आओ तुम लोग भीतर आओ। शीला अपने कमरे में ही है कहकर चाची फिर चौके में चली गई। आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर वह अचकचा गई। मतलब किसी को अगर हम अचानक देखते हैं और नया व्यक्ति रहता है तो उसको देखकर हम अचकचा जाते हैं, मतलब ये कौन है, उसके मन में ये जिज्ञासा जागी। उसने झट पेंटिंग ब्रश रखकर कहा, आओ सोमा। फिर मधु से बोली, आइए आप भी बैठिए। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला? यह मधु है, मेरी कलकत्ता वाली बहन। इसे आप नहीं तुम कहो। लेकिन तुम लोग खड़ी क्यों हो, बैठो ना, शीला ने सहज होते हुए कहा। सोमा कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन मधु वैसी की वैसी खड़ी रही। सोमा जो थी वो तो कुर्सी पर बैठ गई, मधु खड़ी की खड़ी रह गई। मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था कि ये सोमा की सहेली कैसे हो सकती, इसके तो हाथ भी नहीं है, ये घर पे ही रहती है
और ये घर पर रहकर ना तो खेल पाती है ना कुछ कर पाती है, फिर भी सोमा की अच्छी सहेली है। वह शीला को आश्चर्य से देखते ही जा रही थी। तभी शीला बोली, मेरे हाथ नहीं है, देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। नहीं तो, कहकर मधु फिर बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया था, लेकिन उसके असहज व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ने भाप लिया था। ऊपर से तो उसने कह दिया कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर उसके इस व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ही जान रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके ही मधु उठ गई। हार कर सोमा को भी उठना पड़ा। अब इधर उधर की बातें कर मधु उठ गई, पर सोमा की इच्छा नहीं थी कि वो शीला के पास से जाए, पर वो अगर मधु जा रही है तो उसको भी उठना पड़ा। रात को जब दोनों फिर बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा, तुम्हारी शीला से कैसे दोस्ती है? तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी मित्रता नहीं करती। मधु उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शीला से कभी भी मित्रता नहीं करती। क्यों नहीं करती? ना वह खेलना ना कूदना, बस सारे वक्त बातें करना, बस उससे बातें ही कर सकते हैं। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब से 4 साल पहले वह हम लोगों की तरह स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। मधु को शीला सारी कहानी बताती है कि पहले जो ये शीला थी वो पहले बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है, तो शीला तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गई वह रास्ते में दुर्घटना हो गई। चाची के सिर में चोट आ गई। किसी दुर्घटना के कारण क्या हुआ, चाची के सिर में तो चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर हो गई। पर शीला की जो दोनों हाथ की हड्डियां थी वो उसका चूर चूर हो गई। जबरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो अपने हाथ ना देख वह फूट फूट कर रोने लगी। जब शीला को होश आया तो अपने हाथों को ना देखकर वो क्या करने लगी, रोने लग गई कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे पढ़ाई करूँगी, कैसे लिखूँगी और कैसे अपने सारे काम कर सकूँगी। चाचा चाची और डॉक्टर सब समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। अपनी अकेली संतान को यूँ बिलखते देख चाची का बुरा हाल था, और उनकी जो थी अकेली संतान थी और ऐसी इसकी हालत हो गई थी तो उसको चाचा चाची को बहुत बुरा लगता था। उन्हें यूँ रोता देखकर एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप यूँ हर समय उदास रहोगी तो शीला को कैसे धैर्य आएगा। डॉक्टर ने उन लोगों को समझाया कि तुम शीला के सामने रात दिन रोते रहोगी तो शीला भी अंदर से टूट जाएगी, वो आगे का जीवन कैसे जी पाएगी। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी, मतलब पहले की तरह वह हो सकेगी। उस दिन से उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। उस दिन से डॉक्टर की बात दोनों को समझ आ गई। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। 3-4 महीने तो वो अस्पताल में ही रहे, पर धीरे धीरे जब घाव बढ़ने लगा, लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी थी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह तो पढ़ने की बहुत शौकीन है। बस फिर क्या था, वे उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। शीला जो थी वो पढ़ने की बहुत शौकीन थी। उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारी किताबें लाकर रख दी थी। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आप मेरी कोर्स की किताब ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूँगी, नहीं तो मेरा साल बेकार हो जाएगा। शीला ने अपनी मम्मी से कहा कि मैं इधर उधर की बुकों को पढ़ने से अच्छा है कि मैं अपनी कोर्स की बुकें पढूं और आगे की कक्षा में मैं जा पाऊंगी। अगर नहीं पढ़ूंगी तो साल मेरा बेकार हो जाएगा। चाची ने सुना तो प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई। उस दिन से शीला अस्पताल में कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। समय बीतता गया और वह ठीक होकर घर आ गई। जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि वह अब सामान्य बच्ची तो नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ ना हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा उसका जीना व्यर्थ हो गया। अब जब वह स्कूल पहुंची
तो प्राचार्य ने उनको मना कर दिया कि अब ये सामान्य नहीं रही है और यहाँ पर इन सब बच्चों के साथ ये पढ़ाई नहीं कर सकती। तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको ऐसा लगा कि मेरा जीना जो है वो व्यर्थ हो गया है। मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटी, मगर तुम्हारे मन में पढ़ने की ललक है तो तुम जरूर पढ़ सकोगी। उसकी मम्मी ने उसका बहुत साथ दिया। कैसे मम्मी, मेरे तो हाथ नहीं है, कैसे लिखूंगी? शीला जो अपनी मम्मी से बोलती है कि मेरे तो हाथ नहीं है, मैं कैसे लिख पाऊंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी? जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना न पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। और स्वाभाविक, अगर परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो पढ़ना और न पढ़ना दोनों ही बराबर होते हैं। शीला ने बुझे स्वर में कहा, नहीं बेटी, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती, तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे दोनों हाथ भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया? कहकर वह रो पड़ी। चाची ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर भगवान किसी से कुछ छीन लेता है तो उसको बहुत कुछ दे देता है। नहीं तो इंसान का जीना दुभर हो जाएगा, नहीं तो वो इस दुनिया में नहीं जी पाएगा। तुम भी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा। ये चित्र के माध्यम से देखिए ये जो शीला है इसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये पैरों से बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही है। कितनी सारी इसने पीछे भी पेंटिंग बना ली है और ये बहुत पेंटिंग बनाने में बहुत होशियार भी है और खुश भी है। नाम, तुम्हारा नाम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ। दिव्यांग बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, मतलब सुन नहीं पाते, जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, ऐसे बच्चों का भी स्कूल होता है जहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है। वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से तो कुछ ही हाथ नहीं लगेगा बेटा। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी और उसके बाद से शीला जो है विकलांग के स्कूल में जाने लगी। मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती थी। वह हरदम उदास रहती थी क्योंकि वह पुरानी बातों को याद करती रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है? मुझे नहीं बताएगी? शीला ने कहा, मम्मी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, अनिल। वह देख नहीं सकता, वह आँखों का काम हाथों से लेता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके पास एक घड़ी है, उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बताता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों से आँखों का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। अब अनिल को देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अनिल जो रहता है उसकी आंखें नहीं रहती हैं, पर अपने हाथों से वो छू छू कर ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई करता है और उठे हुए अक्षरों की घड़ी को हाथों से छू कर समय भी करेक्ट बता देता है। तो उसको देखकर वो भी सोचने लगी, मेरे हाथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पैर है, मैं अपने हाथों का काम पैरों से कर सकती हूँ। सुनकर चाची के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तूने अपनी मंजिल पा ली। अब चाची को भी समझ में आ गया कि बेटी जो है अपनी मंजिल को पा चुकी है, मतलब इसको आगे कैसे जीना है इसको अब ये समझ में आ गया है। अब तू कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। बस उसी दिन से वह पैर से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना,